नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कास्ट सेंसस रिमूविंग 50% कैप ऑन रिजर्वेशन, सेंट्रल विजन फॉर कंट्री, ऐसा कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ये कह रही है कि जातिगत जनगणना कराने का उद्देश्य देश का जो विजन है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण का कैप है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, उसको समाप्त करना है। अगर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन को कैप को नहीं हटाने दिया, कई बार इसके प्रयास हो चुके हैं, तो क्या कांग्रेस कभी इतने पावर में आ पाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके 50% कैप को हटा पाएगी? तो चलिए आज ये जो जातिगत जनगणना है और ये जो 50% रिजर्वेशन का मुद्दा है कांग्रेस का उठाया हुआ, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लोड किए गए वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। जैसे मैं अपलोड करूं, बस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में आपके होम पेज पे वो दिखने लगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे, ये हैं जयराम रमेश, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस का चाहे जितना बुरा समय हो, कुछ नेता ऐसे हैं कांग्रेस में जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ये उनमें से एक हैं। वैसे बहुत सुशील और सौम्य व्यक्ति हैं। कांग्रेस मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। तो कांग्रेस एडवोकेट्स नेशन वाइड कास्ट सर्वे एंड लिफ्टिंग 50% रिजर्वेशन कैप स्टार्टिंग इन तेलंगाना टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। कांग्रेस का कहना है कि वे पूरे देश में जो जातीय जनगणना है उसका समर्थन करते हैं, जिससे कि 50% रिजर्वेशन के रिस्ट्रिक्शन को समाप्त कर दिया जाए और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समता, इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। और इसकी शुरुआत उन्होंने तेलंगाना से कर दी है, क्योंकि तेलंगाना में अभी उनकी सरकार बनी है रेड्डी की। तो कांग्रेस का ये कहना है और ये बयान दिया है जयराम रमेश जी ने। नवंबर सैटरडे को कांग्रेस पार्टी का बयान आया कि नेशन वाइड कास्ट सर्वे के वो पक्षधर हैं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के आर्बिट्रेरी सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन, सरकारी सेवाओं में और प्रमोशन में जो 50% आरक्षण का सीलिंग लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको जो है समाप्त किया जा सके। इसके लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये पूरे देश का केंद्रीय विजन है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी जो अधिकांश सीटों पे जो है अपनी जमानत नहीं बचा पाती, वो देश के केंद्रीय जो है विजन को निर्धारित कर रही है। आइए देखते हैं ये कास्ट सर्वे से मतलब क्या है, जिस पर इतना हो हल्ला मचा हुआ है। वो हो हल्ला मचा है, उसका एकमात्र कारण है कि इस समय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछड़ी जाति की आबादी बहुत अधिक है, तो उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना है। सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा है कि वो हमेशा केंद्रीय राजनीति, देशभक्ति और राइट विंग, इन सब की बात करते हैं। शिवसेना और राज ठाकरे ये सब बात करते हैं कि जो है
मराठा वर्सेस गैर मराठा, कांग्रेस पार्टी के पास अपने कोई मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने अब एक है ये भी वैसे क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा जातिगत जनगणना, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया है कांग्रेस ने। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने सोचा इसी को पकड़ लेते हैं। तो वास्तव में जातिगत जनगणना से तात्पर्य है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाए और डाटा इकट्ठा किया जाए कि इस समय विभिन्न जातियों की जो देश की पॉपुलेशन है उसमें क्या जो है परसेंटेज है, अर्थात किस जाति का कितनी भागीदारी पूरी आबादी में है, इसकी एक पूरी स्टडी की जाए और पूरा डाटा निकाला जाए। अब ये इस टाइप की जो स्टडी है वो भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर भारत से जाति को निकाल दीजिए तो सामाजिक के साथ साथ जो राजनीतिक ताना बाना है वो भी टूट के बिखर जाएगा। यहाँ जाति ही सब कुछ है, जीने मरने का आधार जाति है। कास्ट सिस्टम हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोशल डायनामिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। यहाँ सब कुछ जाति पे है, इसलिए आज तक देश का भला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जाति पे है। ये मैटर नहीं करता किसको जरूरत है। अगर किसी जाति के एक कम्युनिटी के 10 सदस्य हैं, 10 में 7 को जरूरत नहीं है, 3 को वास्तव में जरूरत है, लेकिन रेवड़ियां उन 10 को बांटी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया कास्ट सर्वे इन्वॉल्व्स collecting information on different caste including SC, ST, OBC। मतलब इन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाएगी। किस प्रकार की इंफॉर्मेशन? एक तो उनके नंबर्स, फैमिली मेंबर्स के नंबर, उनकी जो एनुअल इनकम है, उनका जो ट्रेड है, क्या व्यापार करते हैं या सर्विस में है, प्राइवेट में है कि सरकारी में है, सरकारी में है, प्राइवेट में है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है, बीपीएल में है कि एपीएल में है, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन है कि एबो पॉवर्टी लाइन है। ये सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उस डाटा का उपयोग क्या किया जाएगा? टू मेक पॉलिसीज रिलेटेड सोशल वेलफेयर एंड वेरियस कास्ट हैविंग लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर वास्तव में सही तरीके से एक कास्ट सर्वे किया जाए तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि वे जातियां जो इतने आजादी के साल बाद भी आरक्षण लागू होने के बावजूद वो अभी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो विभिन्न कारणों से जो उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो अभी नहीं उठ पाया है, उन लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम बनाया जाए। वास्तव में जो किसी जाति के किसी सदस्य का अगर कोई सबसे बड़ा शोषक होता है तो वो उसी जाति का जो अभिजात व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर, वही अपनी जाति के नीचे बैठे लोगों का शोषण करता है। सपोज कोई ए जाति का है और एक बंदा है बी जाति का, ये सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरीके से नीचे है और ये सोशल तो स्थिति लगभग एक जैसी होगी लेकिन इकोनॉमिक रूप से ऊपर है। लेकिन जब लाभ पाने की बारी आएगी तो वो भी अपने आप को लाभ का दावेदार पेश करेगा और कहेगा कि मुझे भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, जिससे कहीं गलती से ऐसा न हो कि मैं इस रेस से बाहर हो जाऊं। और होता क्या है कि जो एक सीट बची थी जिस पर ये कम इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का व्यक्ति वो सीट पा सकता था, उसको ये ए लेकर के बैठ जाता है और वो बी जहां था वहीं का रह जाता है। अर्थात वास्तव में यहां पर रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन है। आपने सोशल स्टेटस तो वही दिखा दिया, लेकिन जो एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले लेता है उसका इकोनॉमिक स्टेटस तो बहुत ऊपर हो जाता है, दोबारा उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ लेता रहता है। कुछ लोग जो कि ऐसे लोग जो रिजर्व कैटेगरी से हैं और उनके घर में आईएएस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं,
उनके बच्चे भी जब फॉर्म भरते हैं कोई सरकारी नौकरी का या सेवा का, तो उनकी उम्मीद यही होती है कि मैं अपने आप को एक रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति दिखा करके नौकरी ले लूं, जबकि उन्हें चाहिए कि वो चूंकि एक अच्छे स्थिति में पहुंच चुके हैं तो वो अपनी सीट अपने ही जाति के नीचे तबके के लोगों के लिए छोड़ें और स्वयं जो सामान्य सीट है उसमें compete करें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटी का जो इशू है उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना सेलेक्ट हो पाऊं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो अभी हाल ही में चुनी गई है और कांग्रेस वहां पे जीती है, सम रेड्डी करके उनका नाम है जो वहां मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उन्होंने अनाउंस किया कि लगभग 11.7 मिलियन घर उनमें हाउस होल्ड सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा और ये 1931 के बाद पहला जो है इस प्रकार का जातिगत जनगणना होगी और इसका उद्देश्य होगा कि सरकार कुछ आवश्यक निर्णय ले सके। आपको बता दूं कि इस समय राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2 मुद्दों के दम पे जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी को हिला के रख दिया था। एक तो जातिगत जनगणना और दूसरा उन्होंने समाज में एक अफवाह उड़ाई कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा जिससे रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि जितने सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत सकती थी वो नहीं जीत पाई, बस हारते हारते जीत गए। तो इस प्रकार से उन्होंने, भले वो जीत नहीं पाए राहुल गांधी, लेकिन उनकी हार भी जीत के ही समान थी। तो वो इस समय इतना उत्साहित हैं इन दोनों मुद्दों को लेकर के कि उनको लग रहा है कि हम आगे आने वाले चुनाव में भी इसमें कमाल कर पाएंगे और पहले से बेहतर कर पाएंगे। तो इस समय महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, उनको लग रहा है महाराष्ट्र में इस मुद्दे का प्रयोग कर लेते हैं। अगर वहां सफल हो गया तो आगे आने वाले में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो अगर बड़े बड़े राज्यों में इस मुद्दे को, इस एक्सपेरिमेंट को हम सफल बना पाए तो इस बार नहीं तो अगली बार हम केंद्र सरकार की जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें भी इसको हम आजमाएंगे। तो आज का यही इशू था कि मैंने अपना पक्ष रख दिया आपके सामने कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है, लेकिन उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ऐसे जातियां जो आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी जो है अपना जो है जो जिसका हक रखती थी वो स्थान नहीं पा सकी हैं, तो उनको उसका लाभ दिया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसका उन्हें लाभ मिले। और वे जातियां जो जिनकी संख्या अब सरकारी नौकरियों में या अन्य जगहों पे जहां उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है और वहां वो पर्याप्त संख्या में पहुंच चुके हैं, वहां उनका आरक्षण समाप्त भी कर दिया जाए। और बात रही 50% रिजर्वेशन की समाप्त करने की, तो आप स्वयं एक बार सोचिए कि जो 50% जो कैप है उसके बाद जो सीटें हैं 50% वो सामान्य वर्ग के लिए हैं, वो देश की अगड़ी जातियों के लिए नहीं है। सामान्य वर्ग का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ न लेना चाहे वो उस सामान्य वर्ग में कंटेस्ट करता है। अगर आप इस सामान्य वर्ग की सीटों को समाप्त करके 20% कर देंगे, या मान लीजिए राहुल गांधी पूरे देश में बहुमत आ गया और उन्होंने आरक्षण को 100% कर दिया, तो आप ये केवल इतना बताइए कि क्या सरकारी क्षेत्र में नौकरियां आ रही हैं या आने वाले 5 वर्षों में जितनी नौकरियां आ रही हैं वो भी समाप्त नहीं हो जाएंगी। और अधिकांश से अधिकांश हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है और कांग्रेस सरकार स्वयं प्राइवेटाइजेशन को जो है बढ़ावा देती है। तो जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो ये चाहे 50% आरक्षण हो या 60% आरक्षण हो, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, एक माहौल बन जाएगा चुनाव लड़ने भर का और भाषण देने भर का। वैसे राहुल गांधी जी भाषण देना तो सीख ही गए हैं, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया है। शायद ही गांधी जी के बाद अगर भारत को किसी ने इतने नज़दीक से देखा है तो वो राहुल गांधी जी हैं। चलिए आइए लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर इस विषय पर आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के मध्य इसको शेयर करिए। धन्यवाद।